कि साहब पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाएं। क्यों? क्योंकि जो कोई आता है वो आकर के कह जाता है कि आपको 6 से 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कभी कोई आकर कह जाता है कि साहब पढ़ने के लिए 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ने हैं। कुछ कलाकार आते हैं जो 13 से 14 घंटे, कोई 15 से 18 घंटे कह के चला जाता है सर। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता कि कितनी देर पढ़ना होता है और पढ़ने का थंब रूल क्या है, कोई नियम है क्या इसका, कैसे पढ़ें और सबके लिए एक जैसा नियम लागू होता है क्या, टाइम टेबल बनाएं कैसे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये 8 से 5-10 घंटा पढ़ना वढ़ना तो सब सही है, ये तो अलग हटाओ आप। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक तरीके बताता हूं जिनकी वजह से आप निश्चित ही टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे पढ़ते समय। कुछ लोगों का मानना होता है कि टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि मुझे घड़ी देख करके पढ़ने बैठना है। ऐसा करने वाले अक्सर केवल और केवल समय पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन कभी अपने आप को लेकर के ये आश्वस्त नहीं हो पाते कि मेरा सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा। साथियों, आज के समय में टाइम का जो महत्व है वो पंक्चुअलिटी से कहीं ज्यादा मैनेजमेंट पर निर्भर करने लगा है। यह बात सही है कि टाइम मैनेजमेंट में पंक्चुअलिटी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में थोड़े भी बाई चांस ऊपर नीचे होते हैं तो पंक्चुअलिटी आपको उस रास्ते पर ले आती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं टाइम का पंक्चुअल हूं, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि उसने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ लिया है। इन दो बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। शब्दों के फेर में फंसने से बेहतर है कि आप चीजों को बहुत आसान रूप से समझें। उदाहरण के लिए बताता हूं, आप जितनी भी गाड़ियों के वर्कशॉप देखेंगे, गाड़ियों के वर्कशॉप से मतलब है आप कोई सी भी गाड़ी चाहे देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, होंडा देख लीजिए, बजाज देख लीजिए, कोई सी भी गाड़ी, उन सभी के वर्कशॉप का एक निश्चित टाइम होता है कि साहब वो 9 बजे से पहले पहले सारे एम्प्लॉइज उसके अंदर होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो नहीं हुए तो उनकी सैलरी कट जाएगी। कुछ उसी प्रकार से आप किसी बैंक का भी टाइम टेबल देख सकते हैं। वहां पर एक निश्चित समय पर आपको बैंक में लॉगिन करना होगा। आपको 9 बजे का टाइम है, लॉगिन नहीं किया तो उस दिन की आपकी छुट्टी कट गई। कहने का अर्थ यह है कि ये सारे तरीके पंक्चुअलिटी दिखाने के तरीके हैं। लेकिन अगर आप इन सभी से जो पंक्चुअलिटी की पालना कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई लेबर है, चाहे फिर वो कोई बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय है, इन सबसे अगर आप पूछेंगे कि आप कितना कमा लेते हैं तो आपको निकल करके पता चलेगा कि ये एक औसत सैलरी पा रहे हैं। औसत सैलरी से मतलब वही 20-30 हजार रुपए के आसपास की सैलरी में अपना काम चला रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि इनकी टाइम पंक्चुअलिटी ने इनको पे नहीं किया। भाई पंक्चुअल होने से अगर सब कुछ मिलता तो इनके ये तो एकदम राइट टाइम पर आ गए। गार्ड की नौकरी हो चाहे स्वीपर की नौकरी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम पंक्चुअलिटी गलत है, मैं कह रहा हूं कि टाइम पंक्चुअलिटी के साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पंक्चुअलिटी भी जरूरी है, लेकिन जो लोग ये मान लेते हैं कि मैं 5 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मेरे जीवन में सब सही हो जाएगा, 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा तो सब सही हो जाएगा, उन लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप घड़ी के गुलाम का अर्थ यह ना बना लें कि मैं तो बस सीट पे बैठ गया तो सारा काम शुरू हो गया। मतलब आप दो चीजों का, प्रबंधन का और समय पर पहुंचने का, इन दोनों का अंतर पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह शब्द पहले वाला थोड़ा बहुत क्लिक कर गया होगा। ठीक है, पंक्चुअलिटी जरूरी चीज है, लेकिन साथ में इसके एक और चीज जरूरी है और वो है समय का प्रबंधन। यानी आज के सेशन में हम बजाय इसके कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, इससे पहले यह समझेंगे कि समय का प्रबंधन कैसे करें ताकि मेरा टाइम टेबल अच्छा बन जाए। तो कुछ बातें हैं जो कि जरूरी नुस्खे समझकर आप अपनी टेबल पर पहले ही लिख लीजिए, जिन्हें मैं सेशन के दौरान आपसे जिक्र करूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा दिमाग में ना रहे। जो भी साथी मेरे इस समय अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मुझे लाइव सुन रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो और बाद में लाइक करना भूल जाओगे, इसलिए लाइक भी कर दो, है ना। एक बार फटाफट जितने भी साथी लाइव है शेयर कर दो, क्योंकि ये मैं आपको अगेन, जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपको सेशन बताया था पढ़ते समय नींद आए तो क्या करें, ऐसे ही ये भी एक बहुत जरूरी सेशन है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। ठीक है बेटा, तो मैंने आपसे कहा कि एक चीज सबसे ऊपर की तरफ लाइन में लिख कर रख लो, और वो लाइन क्या है कि जो आपका टाइम टेबल है वो दूसरे का भी हो ये जरूरी नहीं है। इसका रिवर्स भी उतना ही ट्रू है। यदि कोई एक्स व्यक्ति दिन में 10 घंटे पढ़ता है
तो आपको भी 10 घंटे पढ़ना है, ये सरासर गलत है। हो सकता है आपको 1 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़े, हो सकता है आपको 2 घंटे कम पढ़ने पड़े, क्योंकि सबके दिमाग की क्षमताएं अलग अलग हैं। यही कारण है कि कई बार हम किसी भाई साहब से पूछ लेते हैं, भाई साहब आप कितना पढ़ा करते थे? उसने कह दिया कि मैं 5 घंटे पढ़ा करता था। हम अपने मन में धारणा बिठा लेते हैं कि 5 घंटे पढ़ने से सारा काम सही हो जाता है ना? तो कृपया करके इस बात को पहले समझ लें कि किसी के घंटे मैच करने से आपका काम नहीं चल जाएगा। आप पहले दिमाग में ही अच्छे से बिठा लें कि सबकी जरूरतें अलग हैं। मेरे शरीर की जरूरतें मेरे आकार के अनुसार अलग हैं, मेरे सामने बैठा है आदर्श, उसकी शरीर की जरूरतें अलग हैं, मेरे घर में मेरी बच्चियां हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। दिमाग के साथ भी ऐसा है, दिमाग की अपनी भूख है, उनकी अपनी पचाने की कैपेसिटी है नॉलेज को, उन सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो ये समय का कभी कॉपी पेस्ट ना करें। टाइम मैनेजमेंट से पूर्व ये बात अपने पास लिख कर रख लें। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। टाइम मैनेजमेंट फिर क्या है, आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। साथियों, हम जब पढ़ने बैठते हैं या फिर जीवन का कोई भी गोल अचीव करने निकलते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने निकलते हैं, तो हमारे सामने कुछ नियत टाइम ड्यूरेशन के लक्ष्य होते हैं। जैसे आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? एक बढ़िया घर होगा, बढ़िया बीवी होगी, अच्छा परिवार होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, अच्छी इज्जत होगी। ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप तैयारी में हैं, अभी आप प्रिपरेशन में हैं। आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि भाई उस स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना है। तो सबसे पहली जरूरत दिखी कि यार जॉब करनी है। अच्छा, जॉब कौन सी करनी है? मैंने पहले भी बता दिया है, जॉब आप कोई सी भी करें, आप अपने परिप्रेक्ष्य में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जॉब होनी चाहिए। आपके सपने हैं कि मैं लैम्बोर्गिनी में घूमूं, तो लैम्बोर्गिनी लाने लायक जॉब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपने आपकी हकीकत से मैच ना खाएं, यानी कभी भी इस प्रकार का सपना देखे ही नहीं। अपने कहावत है कि साहब जितनी गूदड़ी हो उतने पैर पसारिए। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की व्याख्या देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपनी औकात देख के पैर फैलाने चाहिए, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स तो सुनोगे तो वो ये लाइन बोलेंगे कि पैर फैला दो फिर गूदड़ी बड़े करने की मेहनत करो। मैं कुछ नहीं बोल रहा साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके जो सपने हैं ना, जिनका आपने टारगेट ले रखा है कि भाई मेरे को लैम्बोर्गिनी लानी है, तो उस हिसाब से जॉब प्लान करिए। सिंपल सी बात ये है। आप ये मत सोचिए कि मैं साहब लैम्बोर्गिनी लाऊंगा, ये मेरा सपना है, लेकिन तैयारी क्या कर रहे हो? साहब बाबू बनने की तैयारी कर रहा हूं। ये दोनों चीजों में ना सेटिंग नहीं बैठ रही। इससे ना तो आप ढंग के बाबू बन पाएंगे और ना ही कभी लैम्बोर्गिनी आएगी, और ये जीवन में इतना मलाल हो जाएगा कि आप भविष्य में अपने बच्चों को कूटते हुए और पीटते हुए पाए जाएंगे जब आपकी कभी शादी होगी, है ना? तो ऐसी स्थिति में यथार्थ और जो आपका सपना है, इन दोनों में कनेक्शन रखिए। जैसे कभी कोई मुझसे पूछता है, जैसे आप सबने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करी। मैंने एक नई गाड़ी अभी हाल ही में फॉर्च्यूनर परचेज करी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साहब आप सबने उसमें बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करी। शुभकामनाओं के साथ साथ मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल था। मैंने जिस दिन गाड़ी परचेज करी उस दिन ही न्यूज आई कि जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं, उनकी एक नाव पानी में उतरने जा रही है जिसकी कीमत है 40,000 करोड़। अब मैं बैठा बैठा इस कमरे में कैमरे के सामने सोचूं कि यार अंकित अवस्थी, यार एक दिन अपनी भी 40,000 करोड़ की नाव पानी में उतरे जो मेरी पर्सनल नाव हो, यार तो ये चीजें यथार्थ से बहुत परे हैं। क्योंकि मैं ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं रहा जिसमें 40,000 करोड़ तो सो छोड़ो, मैं उस 1000 करोड़ के क्लब में भी नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी रियलिटीज को पहचानिए, उन गोल्स को बनाइए और उनको फिर अचीव करने में जुट जाइए। अगर मुझे लग रहा है ना कि यार मैं 1000 करोड़ का आदमी बन सकता हूं, तो उस दिशा में मुझे रास्ते निकालने हैं। कैसे बनूं उसके बारे में विचार करना है ना। चलिए, तो फिर आते हैं हम कि सर अब मैंने मेरे लिए सोच लिया कि मेरी मुसीबत यह है कि मेरे को कतई मैथ नहीं आती, कतई हिस्ट्री नहीं आती, कतई ज्योग्राफी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता सर, मैं एकदम सन्नाटा हूं। अब आप किसी ऐसे भाई साहब से मिल लिए जो कि 12वीं तक तो पढ़े थे मैथ साइंस, और ग्रेजुएशन में उन्होंने ले रखी थी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब आप उनसे ग्रेजुएशन के बाद मिलते हैं, आप उनसे पूछते हैं भैया आप कितने घंटे पढ़ते हो? उसने बहुत सहज स्वभाव में आपसे कह दिया बस यही 5-6 घंटे। अब आप भी कहते हैं ग्रेजुएशन तो मैंने भी किया है, मैंने भी बीएससी किया है, मैंने भी बीकॉम किया है, मैंने भी बीए किया है, मैंने भी बीटेक किया है, मैं भी 5 से 6 घंटे पढ़ूंगा।
कैसे संभावना है कि आप उस 5 से 6 घंटे पढ़ने वाले के कहने से खुद भी 5 से 6 घंटे पढ़ के उसकी बराबरी कर लेंगे? उसने थोड़ा तो फाउंडेशन बना रखा है ना भाई, आपका भी फाउंडेशन उससे मैच करना चाहिए ना। तो दोनों में समानता नहीं, कम से कम अपनी जरूरतें तो समझो। मेरी जरूरत है कि मुझे जीरो से सीख करके इस लेवल तक जाना है। किस लेवल तक? कि मैं 5-6 घंटे पढ़ के भी टॉप कर जाऊं। तो इस तक जाने के लिए अपनी अलग आवश्यकता है। मान लीजिए मुझे 0% ज्योग्राफी आती है, तो कम से कम पहले पूरी ज्योग्राफी फिनिश करूं, फिर उसका रिवीजन करूं, रिवीजन करके उस लेवल तक पहुंचूं। यही तो एक अच्छा तरीका होगा ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये बात आपको थोड़ी भी समझ में आ रही है तो फिर थोड़ा और आगे बढ़िए इस बात में। मैंने मेरी जरूरतें लिख ली। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिख लिया? जो पॉइंट नंबर 1 है, टाइम टेबल बनाते समय किसी की नकल ना करें। नंबर दूसरा पॉइंट, टाइम टेबल बनाने से पहले अपनी जरूरतें पहचाने। ठीक है ना? इस पूरे कार्यक्रम को एंड में कोई भी बच्चा चाहे तो कमेंट बॉक्स में जो आज के सेशन के सबसे प्रमुख बिंदु हैं उनको पॉइंट में कमेंट में लिख देना, ताकि रिवाइज भी आपके लिए आसानी से हो जाए और औरों को भी मदद मिल जाए। जब सेशन खत्म हो जाए तब कमेंट लिखना, अभी तो क्लास नोट्स में लिख लो, कहीं भी बैठकर लिख रहे हो वहां लिख लो, है ना। और जल्दी से एक बार के लिए सेशन शेयर कर दो, जितने भी साथी लाइव है ना, और जितने लाइव हैं वो लाइक भी कर दें इस सेशन। ठीक है, चलिए। तो अब सवाल क्या बना? पहला, नकल नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट की हमें अपनी जरूरत समझनी है कि मेरे को क्या नहीं आता, पहले वो पकड़ना है। पकड़ लिया साहब। अब अगर मेरे को यह पता चल गया कि मेरे को यह चीज नहीं आती, तो अब क्या करें? पढ़ना तो पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, मान लीजिए, है ना, हिस्ट्री जो कि पढ़ने में शुरुआती समय पर आसान होता है। क्यों? क्योंकि डे 1 से ही आप रटना शुरू नहीं कर देते, पहले आप समझना शुरू करते हैं। तो संभव है कि आप उसको 8 घंटे भी पढ़ लें, 10 घंटे भी पढ़ लें, 15 घंटे भी पढ़ लें, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, वो रोचक है, वो आपका कम दिमाग खा रहा है ना। ऐसे ही लेकिन मैथ है, आप मैथ को लेकर बैठ गए, सवाल बन रहे हैं, तब तो मजा आ रहा है। जिस समय सवाल बनना बंद हुआ, आपका दिमाग का एकदम ही फ्यूज उड़ गया। आपने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही ऊपर से निकल गया। अर्थात पॉइंट नंबर 3, समय का प्रबंधन करते समय यह ध्यान रखें कि हर सब्जेक्ट को एक जैसा टाइम नहीं दे सकते। कि मैं अगर 10 घंटे हिस्ट्री पढ़ सकता हूं तो मैं 10 घंटे मैथ भी पढ़ लूंगा, नहीं संभव है भाई। अपनी अपनी कैपेसिटी है ना। कोई ये कहे कि मैं 10 घंटे फिजिक्स पढ़ लूंगा, या तो वो पागल है या फिर वो अत्यधिक बुद्धिमान है, सामान्य अपन जैसा तो नहीं है। क्योंकि इतना ज्यादा थॉटफुल होना, क्योंकि वो रीडिंग लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है ना, थॉटफुल सब्जेक्ट है, उसमें आपको सोचना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, दिमाग को बॉक्स से बाहर ले जाके सोचना पड़ता है, तब जाके जमीन पे उतारना पड़ता है। अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम टेबल को घड़ियों में नापने वाले जो लोग हैं, जो पंक्चुअलिटी की बातें करते हैं, उनसे थोड़ा बचकर चलिए। आप समझिए, सब्जेक्ट की जरूरतें अलग होती हैं। हर सब्जेक्ट, मतलब आपको उम्मीद है कि पॉइंट वाइज पॉइंट सारी बातें समझ में आती होंगी। तो पॉइंट तीसरा अब तक कंफर्म हो चुका है आपको, हर सब्जेक्ट की अपनी जरूरतें हैं। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली जब टाइम टेबल आप बनाएं तो आपके दिमाग में ये बेसिक पॉइंट्स पहले से क्लियर रहे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है साहब। अच्छा, अब सवाल बनता है कि मेरा एग्जाम कब है ना। ये चौथा पॉइंट है। टाइम टेबल बनाने से पूर्व के ये पॉइंट हैं। जिन बच्चों ने सारे पॉइंट लिख लिए हैं वो लिख लीजिए और कमेंट में एंड में लिखते चले जाइएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? मेरा एग्जाम कब है। एग्जाम कब है से क्या मतलब है साहब? अब मान लीजिए कि मेरा एग्जाम 365 दिन बाद है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर, कमेंट आते हैं मेरे पास कई ऐसे, सर मेरा 2 महीने बाद परीक्षा है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आप भगवान को याद करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। यदि आपने पढ़ाई नहीं करी तो 2 महीने में चमत्कार थोड़ी हो जाएगा यार। आप इतने ही बुद्धिमान होते तो मुझसे नहीं पूछ रहे होते, अब तक सॉल्यूशन ले लिए होते। अभी आप 2 महीने के अंदर पेपर का पता चला है कि 2 महीने में मेरा पेपर है, तो कुछ नहीं, भगवान की ढंग से भक्ति करिए, अच्छा संगीत सुनिए, कहिए कि समय कट जाए। कहने का मतलब यह है कि एक हर एग्जाम का अपना टाइम टेबल होता है ना भाई। यूपीएससी अगर एग्जाम लेती है तो हर साल लेती है, तो 1 साल का प्रॉपर एक टाइम ड्यूरेशन होता है। लेट्स से मेरे पास में एक टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन को पहले सबसे समझ लीजिए कि मेरा एग्जाम इतने दिन बाद है। ठीक है, अब आते हैं हम मूल के तरफ, यानी टाइम टेबल बनाने की तरफ धीरे धीरे उतरते आ रहे हैं। एग्जाम की डेट हमें पता चल गई, 365 दिन बाद मेरा एग्जाम है। एग्जाम का डेट जिसको पता चल जाए वो अपने दीवार पर एक बड़ा सारा, या तो बड़ा सारा कैलेंडर लगा ले, या फिर वो बड़े बड़े लेटर्स में जो लिखा हुआ कैलेंडर आता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कैलेंडर लगा ले। और पलटे वाला जो पलट सकते हैं ना अपन की, भाई जनवरी पलट गया तो फरवरी आ गया, फिर पलट गया तो कुछ आ गया, वो बड़े बड़े चौकोर खाने वाला
कैलेंडर लगा ले। ठीक है साहब, कैलेंडर टक गया अपनी दीवारों पे। अब उस कैलेंडर का क्या करना है जी, आपको वो कैलेंडर इसलिए बताया गया है कि आप पेन लेके हर दिन को काट सकें। ये गया, ये गया। एक ऐसी काउंटडाउन मशीन आपके दिमाग में चलती चले, 365 में से एक चाहो तो बोर्ड लगा लो आगे, 365 में से 5 दिन गए, 365 में से 10 दिन गए, बराबर अब इतने दिन बचे। कुछ उस प्रकार से आपको समझ में आए कि मेरे पास बचा क्या है। ठीक है, मैं एकदम ऐसी जर्नलाइज चीज बता रहा हूं जो किसी भी एग्जाम में काम आ सकती है, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है साहब, अच्छा आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से आप अपने सेशन को शेयर करिए, है ना सर। तो अब क्या होता है कि आपने जितने भी साथी लाइव हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। अंकित इंस्पायर इंडिया पर जो साथी पहले बार पधारे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे सुने साहब, तो अब क्या हुआ, हमने सिंपल सा तरीका अपना लिया कि मैंने कैलेंडर टांक लिया। गुरुजी अब क्या करें, अब क्या करना है मैं अब आपको वो बताता हूं। देखिए 365 दिन में मुझे नहीं पता कि मेरा दिमाग कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। सबसे पहले यह मान के चलो कि जब मेरा एग्जाम होगा ना, उससे पहले कम से कम मुझे 2 बार तो रिवीजन करके जाना ही है। अगर मैं रिवीजन नहीं कर पाया तो आप खुद चाणक्य क्यों ना हो, आप खुद चाहे आइंस्टाइन क्यों ना हो, चाहे न्यूटन क्यों ना हो, कोई भी हो, रिवीजन एग्जाम की सबसे जरूरी चीज है। अगर रिवीजन आपने नहीं किया तो आप यह मानकर चलिए कि आप एग्जाम की तैयारी में थे ही नहीं। यानी आप अपने 365 दिन में से आखिरी के 100 दिन कम से कम, यानी अक्सर नियम बनाया जाता है कि आप अपनी तैयारी का 1/3 समय रिवीजन के नाम पर रख दीजिए। मैं कम से कम 100 बोल रहा हूं, टेक्निकली 120 दिन आपको रिवीजन के रखने, एकदम साइड में हटाकर, क्योंकि उसमें 2 रिवीजन होंगे, एक बड़ा रिवीजन एक छोटा रिवीजन। वो एग्जाम के टाइम वाला रिवीजन नहीं कर रहा हूं जो मैं खटाखट पन्ने फेरने वाला, नहीं, 2 प्रॉपर रिवीजन। कुछ लोग 33% टाइम टेबल रखते हैं, कुछ 30% रखते हैं। आप जो भी टाइम टेबल रखें, मेरा निवेदन केवल इतना है कि आप अंतिम साल के 100 दिन रिवीजन के नाम रख दीजिए कि ये रिवीजन के हट गए, यानी ये तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। ये बिल्कुल इस प्रकार से समझे, यदि किसी व्यक्ति की ₹1,00,000 सैलरी है तो वो ये समझे कि 30,000 तो आए ही नहीं, ये तो एफडी में ऑलरेडी जमा हो गए, बाद में काम आएंगे ये मुसीबत के समय। सैलरी तो केवल 70,000 रुपये आई है। आ गई बात समझ में। अब क्या करें, अब साहब जो बची है ना आपके पास में, बचे हुए दिन मान लीजिए 265 दिन बचे हैं। अब आपके पास मेन टेबल पर 265 दिन हैं और आप अपने सारे सब्जेक्ट को गिनती से लिखिए कि मेरे पास कितने सब्जेक्ट खत्म करने के लिए हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 5 तो मूल सब्जेक्ट, उसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी, उसके अलावा करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट अगर आप लिख करके रखेंगे तो कम से कम 8 सब्जेक्ट ऐसे निकल के आते हैं जो प्रीलिम्स के अंदर आपको चाहिए। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, जो लोग इस सच्चाई से दूर रहते हैं वो कभी एग्जाम ही नहीं निकाल पाते। यह सच्चाई का साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास है 265 दिन, सब्जेक्ट करने हैं 8 या 9। अगर मैं सीधा इसका भाग दूं तो ऑन एन एवरेज 30 से 35 दिन निकल कर आते हैं प्रति सब्जेक्ट। यदि आप समझदार हैं तो यह समझिए कि आपको यदि 1 साल बाद पेपर देना है तो ज्योग्राफी पढ़ने के मात्र 1 महीना ही आपको मिल रहा है। यदि यह किसी के दिमाग में बैठ गया तब तो वो उस एग्जाम का रियल कैंडिडेट है, अदरवाइज वो डे 1 से ही बाहर है। अब क्या होता है साहब, कुछ लोग पढ़ते ही इसलिए हैं कि बड़े होकर के मास्टर बनेंगे, मतलब पढ़ लिख लिए, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोचिंग तो पढ़ा ही लेंगे गुरुजी। तो वो वाले लोग तो इस बात को सुने ही नहीं, फिर तो वो बाबा लोग हैं। वो अपना सब्जेक्ट उठाएं, साल भर पढ़ें, 2 साल पढ़ें, 5 साल पढ़ें, अपने ऊपर है। ये बात केवल उनके लिए बताई जा रही है जो कंपटीशन में है। तो बोले क्या करना है सर हमें, आपको यही 265 दिन दिख रहे हैं ना, तो इन 265 दिनों के अंदर अपने 8-9 सब्जेक्ट जो है इनको बांट लीजिए। आपके पास लगभग 30 से 35 दिन का औसत आया, और अगर 30 से 35 दिन का औसत आया तो वास्तविकता में आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने का, एक सब्जेक्ट पढ़ने का समय कितना मिला, 30 से 35 दिन। अब क्या होता है, हम में से कुछ कलाकार ज्योग्राफी उठाए, उसमें इंटरेस्ट आ गया गुरुजी, उसको तो पढ़ने में मजा आ गया, तो अब क्या करें सर, उसको 30 से 35 दिन नहीं सर, हम तो पेल के पढ़ दिए सर। हम सर उसको पता है कहां से पढ़ लिए, यहां से भी पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिए,
आपके नोट्स भी पढ़ लिए, फलाने सिंह के नोट्स भी पढ़ लिए, उसकी किताब भी पढ़ लिए, उसकी भी पढ़ लिए। मैंने कहा पहले ही लिखवा ले, तेरा सिलेक्शन इस बार तो नहीं हो रहा। आ गई बात समझ में? क्योंकि जिनको यही नहीं पता है कि जाना कहां है। अच्छा चलो मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, कईयों के ऊपर से अगर ये बात निकल भी गई हो ना, तो इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझो, एक पानी लो है ना, इस बात को थोड़ा सा मतलब लाइट तरीके से यूं समझ के देखो। मैं यदि आपको एक रोड पर खड़ा कर दूं ले जाकर कि ये सड़क है बेटा, इस पर खड़े हो जाओ, बोल सर ये सड़क कहां जाती है? मान लो कि आप जयपुर में हैं, मैंने आपको ले जाकर एक हाईवे पर खड़ा कर दिया, मैंने कहा बेटा ये सड़क आगरा जाती है। ठीक है सर, आप सड़क पर खड़े हो गए। आपके खड़े होते ही दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? कितनी देर में पहुंच जाऊंगा सर? आएगा नहीं? आप रेलगाड़ी में हैं, आप बस गाड़ी में हैं, आप बैलगाड़ी में हैं, आप पैदल हैं, आप साइकिल में हैं, आप हवाई जहाज में हैं, सबसे पहला सवाल हर स्थिति में एक ही आता है। क्या आता है? पहला सवाल दिमाग में जो आता है वो इतना है कि सर कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। क्लियर? अब कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, यदि ये आपका लक्ष्य सड़क पर उतरते ही आता है, तो भैया इस जीवन की राह पर जब आप चल रहे हैं तो फिर टाइम का सवाल क्यों नहीं आता? इस सवाल को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप पढ़ने बैठे, तब जब आप चलने लगे, तब तो आपके दिमाग में तुरंत आया कितनी देर में पहुंचेंगे। फिल्म देखने बैठे कितनी देर की है, वेब सीरीज देखने बैठे कितनी देर की है, लेकिन जब पढ़ने बैठे तब कत्ते नहीं सोच रहे कब तक पढ़ना है, कितनी देर में खत्म होगा। मतलब आप अपने जीवन की डगर पर एक अच्छे साथी नहीं है, आप अपने जीवन के लिए अच्छे मित्र नहीं है, पहले वो बन जाइए। हो गई बात समझ? अब दूसरी बात करते हैं। सर मान लीजिए कि मैंने 30 दिन का कार्यक्रम बना लिया, अब इस 30 दिन में भी कितने घंटे पढ़ूं ये कैसे डिसाइड करोगे? रुक जाओ जरा, अभी बताते हैं। मैंने आपकी एफडी करा के रखी हुई है 100 दिन की, उन 100 दिनों में भी आप लोगों को 8 सब्जेक्ट पढ़ने, 100 दिनों में भी 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसका मतलब प्रति सब्जेक्ट 12 दिन आपको फिर से मिलेंगे। अभी कितने मिल गए थे? 30 दिन। खुश होइए, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए फिर से 12 दिन मिलने वाले हैं। फिर से तब क्या करूंगा? रुकिए जरा, उन 12 दिनों को भी एक बार में यूज नहीं करना है, 8 दिन एक बार करने, 4 दिन एक बार करने। आ गई बात समझ में? तब जाके आपका सब्जेक्ट आपकी पकड़ में आएगा। तो फिर एक बात बताओ सर, एक महीने में मैं ज्योग्राफी खत्म कैसे करूं? मैंने कहा अगर आप एक महीने में ज्योग्राफी, एक महीने में पॉलिटी, एक महीने में इकोनॉमी खत्म नहीं कर पा रहे हो ना लग के, तो तैयारी का लक्ष्य 1 साल का मत बनाओ। उस लक्ष्य को उठाओ, 1.5 साल सरका दो, 2 साल सरका दो। यदि आपको लगता है ना कि मैं 1 साल में ये खत्म नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं इसको और आसान करता हूं, थोड़ा जरा सुनना। आप में से हो सकता है कईयों को आज पहली बार पता चले कि यार मेरा एग्जाम निकल क्यों नहीं रहा। आपको आज मेन मुद्दे की बात पता चलने वाली है। अब सवाल क्या बना? सर एक बात बताओ, इतनी सारी किताबें, इतना सारा नॉलेज, 8th की, 9th की पढ़नी, 10th की पढ़नी, 11th की पढ़नी, 12th की पढ़नी, टेस्ट भी लगाने, कैसे पॉसिबल होगा इतना सारा कंटेंट? मैंने कहा भाई पेज गिन लो एक बार। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठो ना, एकदम मतलब अपने बड़े भाई की सलाह समझ के समझना इस बात को। जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, सबसे पहले यह ध्यान रखना कि उसमें कितने पेजेस हैं, और उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि किताब कौन सी पढ़नी है। मान लो 1 महीने का शेड्यूल है ना, तो 3-4 दिन अगर बीत भी जाएं ये डिसाइड करने में कि पढ़ना क्या है, सीधा शुरू मत कर देना। 8-10 लोग, सेलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू सुन लो, टीचरों से मिल लो, किताब वालों की राय ले लो, सीनियर्स की राय ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। जब वो ये कह दें कि ये किताब पढ़ ले तेरा काम हो जाएगा, एक फाइनल किताब उन सबसे करवा लेना। और जब वो कह देना कि ये पढ़ने से काम हो जाएगा, तो उसको कड़वी गोली समझ के खा लेना कि अब तो यही पढ़नी है, चाहे समझ आए या नहीं आए। और जब एक बार ये चीज फाइनल हो जाए कि भाई 3-4 दिन मैंने तो लगा लिए, अब बचकर के मुझे 25 दिन पढ़ना है, तो कुल पन्ने गिनना। पढ़ने से पहले ये बहुत जबरदस्त टैक्ट बता रहा हूं आपको, उस किताब के सारे पेजेस गिनना बैठकर। पीछे ही पीछे दिख जाता है, हर किताब के पीछे 100 पेज, 150 पेज, 200 पेज, 300 पेज, 500 पेज, जो भी पेज नंबर दिखे उन पेजों को जोड़ लेना। जोड़ करके जो दिन आपके पास है उनका भाग दे लेना। मान लो आपने 250 पेज की 4 किताबें पढ़ ली जिनकी रीडिंग लगानी है ना, 1000 पन्ने हुए, और 1000 पन्नों में 25 का भाग दे लेना। 40 पेज पर डे अगर पढ़ोगे ना, तो आपका ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
अब सवाल बन गया एक दिन का। अब सवाल एक महीने का नहीं बचा, अब केवल बचा एक दिन में 40 पेज कैसे पढ़ने हैं। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये प्रक्रिया पंक्चुअलिटी की नहीं है। जो लोग ये करते हैं कि सर मैं तो 5 बजे कुर्सी पे खड़ा होकर बैठ जाता हूं, मेरे सर ने कहा था कि बेटा जो बच्चा टाइम का पाबंद रहता है वो जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाता है। मैं कहूंगा कि मेरा गार्ड है ना, जो मेरी सोसाइटी के गार्ड खड़ा रहता है, मेरा जो ड्राइवर है ना, वो सब लोग एकदम राइट टाइम पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप देख लो उनमें से एक गार्ड है और एक ड्राइवर है, और उनके जीवन बीत गए टाइम की पंक्चुअलिटी निभाते निभाते। 8 बजे ड्यूटी है तो 8 बजे ड्यूटी है, 9 बजे ड्यूटी है तो 9 बजे ड्यूटी है, 5 मिनट पहले आ जाएंगे, लेकिन हैं अभी भी गार्ड और वही ड्राइवर। और भविष्य में भी उनका मालिक बनने का सपना नहीं है, वो तो अपनी नौकरी में एकदम खुश हैं। तो पंक्चुअलिटी आपको बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं लेके जाती। इसको यूं कहूं कि केवल पंक्चुअलिटी ऊंचाइयों तक नहीं लेके जाती, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी करना होता है। पंक्चुअलिटी समझ लिया वो नहीं है, बुराई नहीं है, उसमें आपको यह समझना है कि इसको उपयोग में कैसे लेना है। समझ रहे हैं? मतलब समय का प्रबंधन बड़ी चीज है। अब प्रबंधन के लिए फिर क्या करें सर हम? 25 दिन, प्रतिदिन 40 पेज। अब दिन में घंटे होते हैं 24। सर मुझे कैसे पता मुझे कितने घंटे पढ़ना है? मैंने कहा रुको जरा, आ रहे हैं मुद्दे पर। अब किताब उठाइए, बिना सोचे कि आपको कितने दिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जैसे होता है ना भाई, मैं मान लो कि गाड़ी चला रहा हूं, कल जैसे गाड़ी ली, मैं ड्राइव पे निकला तो मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी की स्पीड कब 120 क्रॉस कर गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा यार ये गाड़ी सही है, जो दूसरी गाड़ी है वो तो 100 के ऊपर ही बबलिंग करने लगती है, 100 के ऊपर ऐसा लगता है कि तेज चल रहे हैं अपन, इसमें 120 पे भी पता नहीं चल रहा है कि चल भी रही है। इसका मतलब मैंने चलने दी तो एहसास हुआ मुझे कि ये गाड़ी कितने पर, हालांकि ओवर स्पीडिंग गलत है लेकिन हर गाड़ी की अपनी कैपेसिटी है। तो फिर मैंने कहा कि यार इस तरीके से एक चीज और निकल के आई, और वो क्या है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे पढ़ना है कि 4 घंटे पढ़ना है। मैं तो केवल डे 1 पढ़ने बैठ गया। मैं डे 1 पढ़ने बैठ गया, पढ़कर देखा। क्या पढ़ा? कॉ किताब खोली और पढ़ना शुरू। मैंने जब पूरी तरह दिमाग लगा लिया, घड़ी लगा करके, कि मैं 7 बजे बैठा था, 7 बजे से 8 बज गए, 10 बज गए, तरीका बाद में बताऊंगा सबसे एंड में। मैं पढ़ता गया 5 घंटे बीत गए और मेरे 40 पेज खत्म हो गए। मैं आपको बताऊं मजेदार बात, अगर आपने 5 घंटे में 40 पेज खत्म कर लिए, या उल्टा करिए, आप 1 घंटे की घड़ी लगाइए और उस 1 घंटे में पढ़ के देखिए कितने पेज पढ़ पाए। अगर 1 घंटे में 5 पेज पढ़ रहे हो, इसका मतलब सीधा है कि आपको मिनिमम 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। यदि आप एक दिन में 1 घंटे में 10 पेज निकाल दे रहे हो, मतलब है 4 ही घंटे पढ़ना है, बाकी मस्ती करनी है। अपने आप को इस प्रकार से हर दिन इंसेंटिवाइज करो। कैसे? 40 पेज का लक्ष्य है, 40 पेज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे पढ़ने बैठना है, और बैठते समय केवल इतना ध्यान रखना है कि ये खत्म हो जाए। इसमें ये नहीं सोचना कि 10 घंटे में खत्म हो रहा है कि 15 घंटे में खत्म हो रहा है कि 20 घंटे में खत्म हो रहा है। यानी मैंने जो शुरुआत में पॉइंट नंबर 1 आपसे कहा था, अगर आपको वो समझ में आ गया हो ना, तो मुझे थम्स अप कमेंट बॉक्स में करके बता दो कि आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ में आई हो। वीडियो को लाइक करके बता दो, वीडियो को शेयर करके बता दो। चैनल पर नए हो अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, तो सब्सक्राइब करके बता दो। क्या मैंने आपसे क्या कहा? मैंने पहली लाइन आपसे कही थी कि टाइम टेबल किसी का कॉपी मत करना, क्योंकि सबका दिमाग अलग है, सबकी जरूरतें अलग हैं। यदि आप 1 घंटे के अंदर 8 पन्ने पढ़ रहे हो, तो यह आपके दिमाग की ताकत है ना मित्र। आप कहेंगे सर मैं तो 1 घंटे में 2 ही पेज पढ़ पाया, तो इसका मतलब सोचो आपको 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो क्या यह पॉसिबल है एक दिन में 20 घंटे पढ़ना? सर ये तो पॉसिबल नहीं है। सर मैं तो केवल 5-6 घंटे में ही कमर टूट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो 40 पेज का लक्ष्य आपने लिया था एक दिन का, वो आपसे एक दिन में पूरा नहीं हो रहा है, आपको उसके लिए 4 दिन लगाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब 1 महीने की जगह आपको 4 महीने लगेंगे केवल ज्योग्राफी खत्म करने में। और अगर 4 महीने लगे, तो फिर यूपीएससी का सपना इस साल के लिए देख क्यों रहे हो? मुझसे कई बच्चे एक सवाल करते हैं, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैंने कहा दोस्त मुझसे क्यों पूछ रहा है इस सवाल को, अपने आप से पूछना।
बोले मुझे कैसे पता मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। मैंने कहा तूने पढ़ाई करी है, तूने रिवीजन कर, मेरे से सवाल तो जब पूछना जब ये कहने की स्थिति में हो कि मैंने सब पढ़ लिया सर, सब रिवीजन कर लिया, सब याद है, अब बताओ मेरा होगा क्या नहीं। फिर बताऊंगा मैं कि अगर तुमको सब याद आ गया, तुमको सब पता चल गया, मैं बताऊंगा फिर। क्यों? क्योंकि फिर मैं तुम्हारे टेस्ट के परफॉर्मेंस पूछूंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम टेस्ट में कहां चल रहे हो, वो एक अलग लेवल का पॉइंट है। आ गई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आपको यह बात अब तक समझ में आ चुकी होगी, जैसा मैं मानकर चल रहा हूं कि हर विद्यार्थी के जीवन में उसकी कैपेसिटी अपनी होती है। बोले सर ऐसे तो मेरा कभी सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा अगर मैं 4 महीने ज्योग्राफी में लगा दिया। भाई हो पाएगा, बस तुम्हारा हो सकता है इस साल के हिसाब से नहीं, तुम्हें 2 साल के हिसाब से टारगेट लेना पड़े, हो सकता है तुम्हें 3 साल के हिसाब से टारगेट लेना पड़े। और जरूरी नहीं है कि हर लक्ष्य तुम अपने लिए समझो, हो सकता है कि तुम्हें पता चल जाए कि यार ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं। आ गई बात समझ में? उम्मीद है कि आप इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ गए हो। तो हम अब तक कहां पहुंच गए? आपने देखो कहां से कहां तक का सफर तय किया। सिलेबस के अनुसार आपने सब्जेक्ट देखा, समय देखा, समय को बांटा, बांट करके आप 1 घंटे तक की चीज पर आ गए। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, मैंने जब पढ़ाई करी है, मैंने 1 घंटे छोड़ो, मैंने 5-5 मिनट के भी पेजेस गिन के रखे हैं। 10 मिनट में कितना पेज हो रहा है, 15 मिनट में कितना पेज हो रहा है, जब रीडिंग की बात आई है। आ गई बात समझ में? अगर आपको यह करना है, ये वो सारे तरीके हैं जो रीडिंग करने वाले सब्जेक्ट में काम आते हैं। अब आप पहुंच गए सर जी ज्ञान तो बढ़िया दे दिया, लेकिन ये मैथ पर लागू कैसे होगा? मैथ में तो पेज होते ही नहीं है सर। तो मेरे भाई वहां एक्सरसाइज होती है, वहां एक्सरसाइज का हिसाब लगा लो कि 1 घंटे में कितनी एक्सरसाइज के सवाल लगा रहा हूं, 1 घंटे में कितनी यूनिट लगा रहा हूं, उसके हिसाब से सारा टाइटल देख लो। आ गई होगी मेरे हिसाब से बात समझ में। अब आ जाते हैं आखिरी बिंदु पर, और वो ये है कि सर प्रतिदिन के हिसाब से बता दो आप कि जो मैं पढ़ने बैठूं ना 8 घंटे, जो आपने कहा कि मिनिमम तेरे को पढ़ने ही है, या फिर तेरी जरूरत के हिसाब से पढ़ने, उस समय क्या करूं? उस समय मैंने जो तरीका अपनाया, अगर आपको वो बेहतर लगे तो आप वो देख लें। तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को ये कहें कि तेरे को 8 घंटे नहीं पढ़ना। असल में होता क्या है ना, हमारा दिमाग सामान्यतया, हर किसी की अपनी प्रवृत्ति है, मैंने पहले ये डिक्लेयर कर दिया है, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूं जो आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, मैं अनुभव ही हूं। मैं अनुभव से आपको लोगों की बातों को पूछ के बता रहा हूं, है ना? खुद के अनुभव भी आपके साथ में जोड़ रहा हूं। सर फिर एक बात बताइए कि यदि मान लीजिए सर मैं 8 घंटे पढ़ने बैठा, है ना, तो मैंने कहा देखो दिमाग को उल्लू बनाइए आप। अपने फिल्मों में एक गाना गाया जाता है, दिल तो बच्चा है जी। वास्तविकता में ये बेवकूफ बनाते हैं हम लोगों को, दिल बच्चा नहीं है, दिमाग बच्चा है। दिल में कौन सोचता है मैं मार रहा हूं, उसको पता चल रहा है क्या? कुछ नहीं पता चल रहा। सेंस तो यही कर रहा है ना, हमारे दिमाग के ही एक हिस्से को जिसमें की भावनाएं संवेदनाएं जुड़ी हैं, उसको हमको समझाना है, उल्लू बनाना है। उल्लू कैसे बनाना है? दिल तो बच्चा है जो आलिज बैल, आलिज बैल, वो असल में यहां नहीं, यही है, वो पटपड़े में ही है हमारे। इसको समझाओ आप। अरे कुछ नहीं है, ये तो बस मजाक है। ये जो 8 घंटे का शेड्यूल है ही नहीं, 8 घंटे पढ़ने ही नहीं है मेरे को। तो कितना पढ़? 45 मिनट पढ़ना है मेरे को, 40 मिनट पढ़ना है मेरे को। तो सर क्या ये चीज पॉसिबल है? 40 मिनट पढ़ करके पढ़ाई हो जाती है? बहुत अच्छे से हो जाती है। आप दिमाग को केवल टारगेट ये दो कि मुझे 40 या 45 मिनट ही पढ़ना है, 15 मिनट तो खुद को एंजॉय कराना है। 45 मिनट पढ़ूंगा, 15 मिनट खुद को एंजॉय कराऊंगा, फिर 45 मिनट पढ़ूंगा, फिर एंजॉय कराऊंगा। एंजॉय के नाम पर मोबाइल नहीं देखूंगा। जो लोग मोबाइल देखते हैं, दिमाग की ज्यादा एनर्जी, क्यों? क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी, उससे आने वाली सूचनाएं, पता चल रहा है कि मोबाइल में अचानक आ गया कि शिंजो आबे मर गए, इस तरह की न्यूज आपको परेशान कर देती हैं, फिर आपका ध्यान भटक जाता है। एंजॉय के नाम पर क्या है? बहुत ज्यादा जोर करो तो कुर्सी से उठ करके इधर उधर के नजारे देख लो, और कुछ ज्यादा जोर करे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, पानी पियाओ, मौसम को निहार लो, थोड़ा सा कमर को हिला लो, डुला लो, गर्दन हिला लो, डुला लो, बस ये एंजॉय है आपका। और कुछ नहीं है, आंख बंद करके कुर्सी पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ, है ना? पढ़ने वालों का एंजॉय भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? तो अपने लिए जो आप 1 घंटा काउंट करें, उस 45 मिनट को ही 1 घंटे काउंट कर लो, और आपका पूरा की पूरा काम जो है ना वो बेहतरीन तरीके से बन जाएगा।